आहा, राइटिंग सोनी क्यों नहीं आ रही है? सोना सोना सोनिया है। पेपर से पूर्व चर्चा। हाँ, ओहो, पेपर से पूर्व चर्चा। अब आप कहोगे सर आपने तो टॉपिक रिवीजन लगा रखे थे और ये आपने क्या किया, आपने तो पार्टी बदल लिया। वो एक डायलॉग आता है, साला पार्टी बदल लिया। अरे कमेंट नहीं चल रहे सामने, अरे कमेंट चलाओ। हाँ जी, कमेंट आ जाओ, एक बार फिर चर्चा करते हैं हम, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। सारे वीर जवान जो है वो अब युद्ध के लिए तैयार करेंगे, बिगुल बजेगा जिसमें सब आएंगे। सब में कौन कौन आएंगे? आरएस वाले सबसे आगे होंगे सीनियर सिटीजन के हिसाब से, उसके बाद में ग्रेड वाले होंगे, उसके बाद में एसआई वाले होंगे, ऐसे करके सभी जाएंगे पेपर देने के लिए। बाकी जहां भी पूछो, जिस भी लाइब्रेरी में पूछो किसकी तैयारी कर रहा है, तो कोई 4th ग्रेड बोल नहीं रहा है। तो मेरे को तो टेंशन है कि ये जो फार्म भरे गए 15-20 लाख, वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बाकी सब जाएंगे, वो बात अलग है कि कहने इस पेपर को आप ये कतई नहीं समझना कि ये पेपर जो आपका है, चर्चा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, देखो आप ये मत समझना कि ये आपका 4th ग्रेड का पेपर है। 53,000 समथिंग भर्ती है, 52-53,000। नहीं, पार्टी बदल ली मैंने, अब पढ़ाऊंगा नहीं, अब हम पेपर पे चर्चा करेंगे। अभी एक बच्चा पूछ रहा है, राजस्थान पुलिस की जारी हुई, जिसमें एक प्रश्न था कि कौन सा दुर्ग कभी मुगल और अंग्रेजों ने नहीं जीता था, और की में उसका उत्तर कुंभलगढ़ मान रखा है। अरे मान लिया भाई कि कुंभलगढ़ को अंग्रेजों ने नहीं जीता था, लेकिन शाहबाज खान ने इस दुर्ग को जीता था। तो भाई शाहबाज खां चारण हो गए, अकबर का भेजा हुआ ही तो आदमी था शाहबाज खां। पता नहीं कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है, पता नहीं किस आधार पे की जारी कर रहे हैं। शाहबाज खां क्या था, नहीं जीता गया। हाँ ये अजय दुर्ग है, लेकिन राजस्थान अध्ययन में इसमें लिख दिया गया कि कुंभलगढ़ दुर्ग कभी मुगलों अंग्रेजों द्वारा नहीं जीता गया। तो भाई शाहबाज खां ने इसे जीता है, इसका मतलब मुगलों द्वारा जीता गया ये दुर्ग। मान ली कि अंग्रेजों द्वारा, और इतिहास में सिर्फ एक बार ही जीता गया था ये दुर्ग। तो अभी हम चर्चा करते हैं, सब लगा दो अब की बार। हाँ, सारा नारा लगाएंगे, विजय भव, और रवाना होंगे कल अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो जाएंगे, जहां भी आपका सेंटर है। ये सख्त आदेश आ गया है कि पेपर सॉल्यूशन नहीं करवाओगे। इससे क्या है कि थोड़ा सा हम क्या है कि पेपर लेके पहले आ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। उस समय बच्चे बड़े डरे हुए से होते हैं, लाइव आते हैं, भसड़ मच जाती है, तो वे वो लगा। लेकिन वो चीज अब बंद कर दी है। ये कहा गया है कि पेपर से पहले, पेपर जितने दिन चलेंगे उतने दिन कोई भी मास्टर साहब पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, यानी चर्चा ही नहीं करनी है पेपर की। इधर उधर शेयर नहीं करोगे, टेलीग्राम पे नहीं डालोगे। अगर ऐसा किया तो मास्टर साहब पर केस चालेगा, फिर मास्टर साहब गढ़ी 12 कौन जा सकेगा, 1000 समस्या आ जाएगी। मास्टर साहब डिप्रेशन में आ जाएगा, फिर मास्टर साहब पढ़ाओगा क्या, मास्टर साहब की याद रहेगा को नहीं, क्योंकि टेंशन आ चाले कि थाना रहो फोन नहीं आ जा। तो ये कर दिया, ठीक है, कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक गलत है। सर कैसे? बस जिसका पेपर पहले दिन है उसके लिए गलत है, जिसका पेपर लास्ट दिन है उसके लिए सही है, बस इतना ही, और इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाली एक ही टीम होती है। अब पता चल जाता है कि करंट अगर 2 साल पहले का उठा रहा है तो सब पेपर में 2 साल पहले का ही मिलेगा। सर्वाधिक नदियों के प्रश्न है तो नदियों के ही मिलेंगे, सर्वाधिक इस टॉपिक की है तो सब में वही चलता है, एवरेज वही चलता है सबके अंदर, पता चल जाता है। बस नुकसान किसको होगा, पहले दिन वाला टेंशन में आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट दिन वाले को एक तो समय मिल जाता है, पता चल जाता है कि यार इतना तो वो रिपीट कर सकता है कि भाई ज्योग्राफी में ये ज्यादा पूछ रहे हैं वो पढ़ते। और जो विरोध जो बच्चे कर रहे हैं ना, मैंने पोस्ट डाली, तो जो विरोध में है वो है जिनका पहले दिन है, और पक्ष में वो है जिनके
लेकिन फिर भी रूल बना दिया तो हम इस रूल का स्वागत करते हैं। लेकिन ये तो रूल हम पर लागू है कि भाई हम पेपर सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, पेपर शेयर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हमारे टेलीग्राम पे ऐसा कुछ नहीं डाला जाएगा, लेकिन आप तो फोन करके पूछ सकते हो ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हो सकता है ये बात सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं। पहले दिन जिसका पेपर है ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, आपका कोई मित्र पेपर दे के आ रहा है उससे पूछिए किस प्रकार के प्रश्न आए, उससे पूछिए कौन से आए, पूछिए करंट कैसा आया, पूछिए मैथ के कौन से टॉपिक से आया, पूछिए हिंदी के किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए, पूछिए। पूछने पे तो बैन नहीं है, फोन करने पे तो नहीं होगा। आप तैयारी कर रहे हो और आपको एक्टिव रहना चाहिए, कोई गलत नहीं। आप आराम से अपने मित्र को फोन करके पूछ सकते हो, इसके ऊपर अभी कोई बैन नहीं लगाया गया। सिर्फ बैन मास्टरों के ऊपर है कि भाइयों थे आगे रोड़ो नहीं करोगा कि मेरो कराइडो आ गयो, मेरो कराइडो आ गयो, मेरी किताब में आ गयो, मेरी किताब में आ गयो, मेरे ऑनलाइन कोर्स में जे सो रोड़ो मचाए थे तो थार सही करो। तो सिर्फ हमारे लिए बैन है। तो आप अपने मित्र वगैरह से फोन पे और से कंसल्ट करें कि पेपर कैसा आया, कौन सा आया, करंट कितने साल पुराना पूछ रहे हैं, करंट के प्रश्न कितने आ रहे हैं, पॉलिटिकल के किस प्रकार के आ रहे हैं, डीपली आ रहे हैं कि इजी आ रहे हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप ऐसा जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं इस पेपर की। अगर इस पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ऐसा न करे, हो जाए आपका, लेकिन सबका तो होने से रहा। 20 लाख लोग जाएंगे कम से कम, पोस्ट तो 53,000 ही है। सरकार को तो इतने ही चाहिए, वो वही चाहिए जो उसे पढ़ने वाले हो, टाइम पर भागने वाले उसे नहीं चाहिए। सर आज कराओ कौन गे, आज वाली मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ देख लेना। आज सिर्फ पेपर की चर्चा करते हैं हम। पेपर में क्या आएगा देखो, हिंदी भी आएगी 20, टोटल कितने क्वेश्चन है 120, कहीं नो भी कौन बेरो। इंग्लिश भी आएगी 15, उसके बाद में पूरा जीके है, 20 ज्योग्राफी के होंगे, 20 हिस्ट्री कल्चर के होंगे, 10 पॉलिटिकल के होंगे, विज्ञान के भी 5 होंगे, और समसामयिकी के 10 होंगे, और कंप्यूटर के भी 5% होंगे, यानी और गणित के भी 15 होंगे। और सभी विषयों में कोई पारंगत नहीं हो सकता। ये बात सही है कि ऑलराउंडर इस दुनिया में कोई नहीं है, ना तुम हो, ना हम है, ना कोई और है। किसी का जीके मजबूत है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की गणित अच्छी है, सब में कोई परफेक्ट नहीं है। पेपर की मेरिट क्या रहेगी कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ बताया जा सकता है पेपर देख के। अब पेपर तो आप देखोगे और उस समय आपको पेपर करना है, तो आपको डिसीजन उसी समय लेना है जब आप पेपर को पढ़ रहे हो। सारा पेपर आप पढ़ रहे हो, सोल्व कर रहे हो, उत्तर कर रहे हो, डिसीजन आपको उसी समय लेना पड़ेगा कि यार ये पेपर इजी है, इसकी मेरिट ऊंची जाएगी, यार पेपर बड़ा खतरनाक है। क्यों? पढ़ने वाले को बच्चा पता है। अब जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसके लिए तो महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह भी डीप है, लेकिन जिसने पढ़ा है उसे पता है कि यार हल्दी घाटी युद्ध की तारीख पूछ रखी है, तो बहुत ईजी है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो ईजी है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता, उसे लगेगा अल्लाह हल्दी घाटी यार 500 साल पहले की बात पूछी, इतनी थोड़ी याद रहे। अब पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, आपको डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप विशेष कैटेगरी में नहीं है, विशेष कैटेगरी का मतलब यह हुआ जैसे विडो हो गया, एक्स आर्मी हो गया, यानी जिन्हें आरक्षण का ज्यादा फायदा है, यानी आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल, विशेष कोई और चीज में नहीं है, जैसे विकलांग, खिलाड़ी और जो, तो देखो कहीं ना कहीं नॉर्मली आपको रिस्क खेलनी पड़ेगी। जैसे प्रश्न 120 है, अगर आपने करना शुरू किया हिंदी वगैरह सब, पहला जो राउंड होगा उस पहले राउंड में सिर्फ आपको वही प्रश्न करने हैं जिस प्रश्न में आप कंफर्म हो। और आपको पता है कौन सा प्रश्न कंफर्म होता है? कंफर्म वही होता है कि जैसे ही उसने प्रश्न पूछा तराइन का युद्ध कब हुआ, और आपने भी ऑप्शन देखते ही पहले कहा कि 1151, ऑप्शन देखा ही नहीं आपने, वो तो प्रश्न होता है कंफर्म। और फिर ऑप्शन देखे ऊंधा सूंधा निकालने लाग रहा हो, इसको कंफर्म नहीं है। पहला राउंड चलेगा, आपका प्रश्न होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा फॉलो कर ले। आप करोगे तो अच्छी बात है, वरना आप जैसे कर रहे हो वैसे भी कर सकते। जैसे आपने प्रश्न किया, पहला प्रश्न किया, ये पहले प्रश्न का उत्तर था 3। अब कुछ ज्ञानी बाबा जिनका क्या करें, कहना वो मानते नहीं है, वो क्या करते हैं,
यहां लगा के इंग उत्तर है 3 ए लगा के छोड़ देगा। क्यों भाई के करे कोई मुझे क्यों छोड़ रही है जी यहीं छोड़ने मतलब ओएमआर कौन भरे बोले ओएमआर सागे ही भरूंगा। अरे तो भाई खड़ो है जो तू सागे काटे को लास्ट क्यों क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे इसमें आपको 15% मैथ के भी तो निकालने क्या पता कोई पर्सन आपकी 10 मिनट भी खा जाए। तो जो कन्फर्म है तो उसमें आपको कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है कि इसका उत्तर ही यही है। अब पहले भरूं या बाद में भरूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप उसी समय ओएमआर लो और भर दो 3 नंबर वेट करना ही नहीं है। ऐसी गलतियां जिन जिन बच्चों ने की कि सारे उत्तर लगा लिए बाद में ओएमआर जिन जिन ने भरी उनको नुकसान ही होता है। क्या होता है कि जब घबराहट होती है डर किसको लगता है वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता क्योंकि भय एक मूल संवेग है। मूल संवेग समझते हो कभी सिखाया नहीं जाता है कि छोरो हाउ देसी करता है चिमकनो है ये सिखाया नहीं जाता। अंधेरे से डरना है ये सिखाया नहीं जाता कि अंधेरो है देख डर तू डरना ही एक्टिंग करे है। भय एक मूल संवेग है जो हर मनुष्य के अंदर है। जो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना पेपर का डर उनको भी लग रहा है जिनका नहीं होगा उनको भी लग रहा है। क्यों वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। और सिचुएशन को अगर जैसे कई बार मान लो कि आपको कहीं स्कूल में डेमो देने जाना है आपका पहला दिन है तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है। मतलब जब तक आप क्लास में नहीं जाते बार बार पेशाब आने लग रहे है टेंशन हो रही है कि पढ़ाऊंगा। या फिर मान लो आपको किसी सभा में बुलाया गया भाषण देने के लिए आपको पता है कि मेरी भाषण में बारी आवेगी तो जब तक आप सभा में बैठे हो क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका ध्यान नहीं। क्यों आपके दिमाग में वो भाषण चल रहा है कि यार घबरा जाऊंगा कि और बार बार भाषण रिपीट करो। लेकिन जैसे ही आप माइक के ऊपर आए या जिस क्लास में आपका आज डेमो है एज ए टीचर जिस क्लास के अंदर आप गए जब तक आप उस क्लास में नहीं जाते या जब तक भाषण के स्टेज पे नहीं जाते भय आपको तब तक ही लगता है। यानी कहते हैं कि जब सिचुएशन को टैकल कर लिया जाए भय समाप्त हो जाता है। जिस चीज से भय लग रहा था उस चीज का अगर सामना हो जाए तो भय समाप्त हो जाता है। वैसे ही पेपर से पहले एक बीपी हाई लो ऊपर नीचे हो जाती है स्वाभाविक है तैयारी करने वाले सबके साथ होता है। उस सिचुएशन का एक ही तरीका है कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए 2-3-4 मिनट तक आप कुछ मत करो बस पेपर को ऐसे देखते रहो जैसे शाहजहां ताजमहल को देखता था उसको निहारो आराम से देखो 1-2 मिनट का काम होता है। उसके बाद में आपकी बीपी एकदम सही हो जाती है। उस घबराहट में आपने रोल नंबर भर दिए तो लगभग तो गलती भरेंगे नहीं भरना है 2-4-5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आराम से अधिकतम 5 मिनट है 5 मिनट में आपकी बीपी सही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्यों क्योंकि अब आपको जिस चीज का भय लग रहा था उस भय का आपका सामना हो गया। सामना होते ही भय खत्म। फिर क्या है जब तक सामना ना हो भय तब तक है। तो थोड़ा सा पेपर जैसे ही हाथ में आए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घबराहट है तो 2-3-4 मिनट में आपकी घबराहट मिट जाएगी। इसलिए उस समय थोड़ा देरी रखो कोई जरूरी नहीं है 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है आराम से बैठे रहो पेपर को देखते रहो। उस घबराहट में रोल नंबर वगैरह मत भर देना नहीं आगे को होगा गुरुजी मेरे ओएमआर में रोल नंबर गलत हो गया। ये वही है क्या करना है पहला प्रश्न आता है कन्फर्म भरना है वेट नहीं करना है कि मैं दूसरे राउंड में भरूंगा नहीं ये प्रश्न आपको कन्फर्म आ रहा है भर दिया आपने। उसके बाद मान लो 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भर दिया आपने ठीक है कन्फर्म आ रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं करना ही नहीं है आते ही नहीं। जब आते ही नहीं तो यार क्या रिस्क लोगे तुम उन पर। इसका मतलब सीधे ही लगा दो कि ये 2 नंबर प्रश्न मेरे को आता ही नहीं है और मेरे को करना ही नहीं है इसको। क्यों क्योंकि तुक्का मारोगे तो गलत जाएगा। ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक पहुंचे 120 तक और सही सही प्रश्न किए तो मैं आपको देता हूं कि आपके 70 या 80 से ज्यादा नहीं हो सकते पहले राउंड में कि आप मुझे सही सही करने और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 60-70 तक पहुंचोगे। अब एक चीज तो आपके समझ में आ गई इतना ही पहुंच पाओगे सही सही में। लेकिन करना क्या है कि यह प्रश्न मेरे को नहीं करना। 3 नंबर प्रश्न में आप 2 ऑप्शन में आ गए थे उस प्रश्न को आपको ऐसे लगाना है। ऐसे लगाने का मतलब मैं एक बार इसको छोड़ रहा हूं मैं 2 ऑप्शनों पे आया हुआ हूं कि इन दोनों में से कोई एक उतरे तो इसको इस तरीके से लगा के छोड़ना कि मैं इसको दूसरे राउंड में करूंगा।
या करने की सोचूंगा, पहले ये देख लेता हूं कि मेरे सही कितने हैं। अब इस बात का आपको पता चल गया कि पेपर ठीक ठाक है, लेकिन कितना ही ठीक ठाक हो, 70-80 में सिलेक्शन तो नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति हो अगर जिसे विशेष आरक्षण का फायदा नहीं है, तो जितने आ रहे हैं उतने करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिस्क उठानी पड़ेगी। वो रिस्क अब उठानी है, किन प्रश्नों में उठानी है वो बता रहा हूं। पहले राउंड में आपने कर दी कि 70 से 80 हुए कि यार पेपर थोड़ा इजी सा है और 70-80 से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब आओ दूसरा राउंड। उस दूसरे राउंड में वही प्रश्न करने जिनको आपने ये लगाए, कम से कम ऐसे 30 प्रश्न होंगे। क्योंकि 70, अगर आपने 70 कन्फर्म किया ना, एकदम कन्फर्म कर दिया आपने 70 पूरा पूरा कन्फर्म, मैं दावा ठोकता हूं 5 गलत होंगे इसमें, चाहे आपने कितने ही सही कर दिए होंगे। और नेगेटिव करोगे 1/3 करे तो कितने कट गए, 7-8, यानी कितने गलत हो गए, लगभग 7 और नीचे आ गए ना। इसका मतलब सही सही वालों में भी गलत होंगे। आदमी सही सही करके सोच के आता है, जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है उसके मन में होती है 120 में 100 सही है, फिर थोड़ा सो 12 आगे गाड़ी में बैठे हो 2-4 मिलाया, बोलो ओ गलत हो गया, कोई नहीं तो एक ही तो गलत हो है। थोड़ी देर गाड़ी और चाली, अच्छा दो, कोई नहीं तो 5 और गलत मान लियो, यहां करते करते वो नीचे आओगे, घरे पहुंचाओगे तब 10 से 1 बिंगा 15 गलत हो जाए। लेकिन अभी तक बंदे की कॉन्फिडेंस है कि 5-10 ही तो गलत है, सिलेक्शन तो है ही। फिर मास्टर जी बताई कि बताते हैं हवा निकल गई, क्योंकि इतना 20 एक गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन, अगर आप 30 प्रश्नों में मान लो 2 ऑप्शन पे आई, मैं क्यों बोल रहा हूं कि रिस्क उठाना, क्योंकि सही सही करके उतने से काम नहीं चलने वाला है। आप थोड़ा सा सिलेक्शन के लायक और थोड़ा आपका आईक्यू है तो आपको पता चल जाता है कि इस पेपर की मेरिट लगभग ये रहेगी। टफ पेपर है तो नीची रहनी है, इजी पेपर है तो ऊंची रहनी है। लेकिन फिर भी जितना आप सही सही कर रहे हो उससे काम क्या चल सकता है क्या। और मान लो 120 में से आप सही सही कर दिए, आपने 110 या 100 कर दिए, तो आप मान सकते हो यार कि मैं नजदीक हूं, क्योंकि 100 किए तो 10 गलत हो जाएंगे। वैसे करते करते 85 पे आ गए आप, जो 2 ऑप्शन पे किए। क्योंकि रिस्क कहां किस्मत काम करती है पता है। मान लो कि आप 2 ऑप्शन पे थे 30 प्रश्नों, यहां आपने गेम खेला कि 2 ऑप्शन हो तो मैं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे प्रश्न कम है, मेरिट कहीं ना कहीं इतनी मेरिट तो नहीं रहनी चाहिए। तो मान लो आपने 30 प्रश्नों में रिस्क खेला, जिसमें से 15 सही हो गए, 15 गलत हो गए। भाई 2 ऑप्शनों में हो तो मैं ये तो मानता हूं कि उसमें 50% तो सही होंगे, 50 गलत होंगे। अब बताओ, मान लो कि 30 पे आपने रिस्क खेली, 15 सही में, तो भी आप प्लस में हो, तो भी नेगेटिव काट के आप बचत में ही रहे हो। लेकिन यहां किस्मत काम करती कि 30 में आपने तुक्के लगाए जिनके 2 ऑप्शन थे और उनमें से आपके 25 सही हो गए। ये तभी होते हैं जब तैयारी की हुई होती, ऐसे नहीं होंगे। जिसकी तैयारी है वो 2 प्रश्नों में तुक्का मारेगा, सही जाएगा। अब भाई साहब तैयारी है नहीं, फिर चाहे 2 प्रश्नों पे तुक्का मारो, चाहे 3 पे मारो, चाहे न मारो, उसका क्या मतलब। तो 120 में 120 करके आएगा। बाहर आते जो बोलता है ना 110 करिए, मतलब भाई की तैयारी नहीं थी, ठोक गया जीता, ठोक के आना। बस ये 2 ऑप्शन वालों पे आपकी किस्मत डिपेंड करती है। इनमें अगर आपके सही हो गए ज्यादा तो आप अंदर हो, इनमें गलत ज्यादा हो गए तो आप बाहर हो। लेकिन जितना क्वेश्चन आए रैली में उतने करने से काम, भले आपको पेपर का थोड़ा बहुत अनुभव हो तो आप इस चीज को जानते हो। रिस्क खेलना पड़ेगा, ये गेम है। मान ली कि पोस्ट ज्यादा है, लेकिन थारे बराबर में बेज का फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड आ रहा, वह आर एस आर आर, वह एस आई, वह थारे बराबर में बैठे। आज ही क्लास में पूछे वो कौन कौन पेपर दे गया हो, और भी 2 या 3 ही हाथ नीचा, वो वही लोग थे जो अभी अभी 12वीं करके फॉर्म भर नहीं पाए थे। बाकी सब पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ सबको नहीं आता। कोई इंग्लिश में कमजोर है, कोई मैथ में कमजोर है, कोई हिंदी में कमजोर है, कोई जीके में कमजोर है। सारा ऑल ओवर तो सबको आने से रहा। मान लो किसी ने एसएससी की तैयारी की तो उसका राजस्थान जीके कमजोर है, लेकिन फिर भी धैर्य से पेपर करना है। अगर इस पेपर में आपके नुकसान ये होगा, ये इस पेपर को आप 4th ग्रेड मत समझो, इस पेपर को आरएस प्री समझो। मैं बोल रहा हूं कि आरएस प्री देने जा रहे हो आप। आपको बोलना ही क्यों है, आपको बोलना ही क्यों है कि मैं 4th ग्रेड का पेपर देना, आरएस प्री देने जा रहा हूं। और इस प्री में 53,000 लोग पास होंगे। मेन का बाद में देखेंगे, जब भी होगा देखेंगे। अगर आप 53,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अंदर से टूट जाओगे।
यार 53,000 में नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला जाएगा। इसीलिए इसको नॉर्मल न ले कि यही है फोर्थ ग्रेड में तो यही देन उठियो, क्यों उठियो देन, यही देन गए तेरे को नहीं हो तो कमी है तेरे अंदर। और आपकी गार्जियनों को भी इस बात का पता चलेगा कि बंदा जब 53,000 में सिलेक्ट नहीं हो रहा है और मैं सोचूं कि मेरो छोरो आरएस लागू, अब वो उदाहरण मुझे मत देना कि कांस्टेबल में नहीं हुआ था आईपीएस बन गया। ऐसे गिने चुने ही उदाहरण है, अंगुलियों पे गिनने लायक ही उदाहरण है ऐसे। तो उन उदाहरणों से मोटिवेशन और जीवन नहीं चलता, उन उदाहरणों से प्रैक्टिकली चीजें असंभव होती है। जिनका कांस्टेबल बने, जो आईपीएस बने, ऐसे 2 या 4 ही लोग हैं, बाकी नहीं है। बाकी लोगों का सपने थे, उन्होंने तैयारी की, पहले कहीं ना कहीं नौकरी लगे, फिर उन्होंने आईएएस आरएस की तैयारी की। तो कॉन्फिडेंस डाउन आ जाएगा। पेपर को सीरियस होके करना है, आरएस प्री मान के करना है कि मेरा आरएस प्री है। आंसी क्या मोय मोय, हाँ मोय मोय हो जाओ। तो आज का जो मैंने टॉपिक दिए थे वो अभी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपके पास 1 दिन बचा है, ज्यादा इधर उधर और माथापच्ची मत करो, आराम से देने जाओ। 53,000 है, ये नहीं कि अभी मैं लागे और 1 दिन बचा है, रेस्ट कर, माइंड फ्रेश कर। जो पुराना याद किया हुआ वही काम आएगा। लास्ट दिन पढ़ा हुआ कुछ नहीं बटेगा बेटा, कुछ नहीं होना जाना। लास्ट अब की टेम्पर लोटो लेके बाजिया काम थोड़ी साल है, पहले से आप हो तो ही मंजिल तक पहुंचोगे। तो आराम से आप पेपर देने जाओ, जितना पढ़ लिया उतना ठीक है। थोड़ा बहुत करंट देखो तो देख लेना भाई, फिर भी लगे कि नहीं रहा जाता यार, पढ़ने वाले बच्चे से नहीं रहा जाता, तो थोड़ा सा करंट देख लेना बस। अभी मैं डाल दूंगा, कल आप एंजॉय करना, आराम से मस्ती से जाओ, पेपर दे के आओ। उसके बाद आरएस प्री का पेपर होती 53,000 में आप सेलेक्ट हो, फिर बड़ी तैयारी करेंगे। एसआई की तैयारी करने आ जाना, 2 महीने पढ़ाऊंगा, 2 महीने में हिंदी तैयार करा दूं। क्यों? क्योंकि जीके के अंदर कोई ऊपर कोई नीचे, आप जीके कितना ही पढ़ लो, बस कोई 2% आगे कोई 2 पीछे। इसमें जिसको मैथ अच्छी आ रही है वो आगे निकल जाएगा, जिसको कंप्यूटर आ रहा है वो आगे निकल जाएगा, जिसको हिंदी आ रही है वो आगे निकल जाएगा, जिसको अंग्रेजी आ रही है। आपको क्या लगता है जीके में आप आगे निकल जाओगे? जो बराबर पढ़ता है, आपने बहुत जीके की तैयारी की तो आपके मान लो 20 सही हुए, और जिसने 6 महीने की तैयारी की है तो उसके कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा जीके में। जीके में एवरेज सही रहता है हर बच्चा, चाहे वो कितना भी पढ़ा हो और नॉर्मली पढ़ाओ। लेकिन अंग्रेजी से ऐसी नहीं है, अंग्रेजी 2 महीने पढ़ी कुछ नहीं बटेगा। मजबूत जिसकी है वो अंग्रेजी में आगे निकल जाएगा, हिंदी जिसकी अच्छी है वो आगे निकल जाएगा। तो उन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए कि मेरी मैथ मजबूत है, कोशिश करूंगा कि मैथ की 15 में से 15 करके आऊंगा। मेरी इंग्लिश मजबूत है, क्योंकि जीके में सब बराबर से ही है, कोई 2% ज्यादा कोई 2% कम। क्यों? क्योंकि जो पर्सन नहीं आते वो मास्टरों को भी नहीं आते, आते हैं वो स्टूडेंटों को भी आते हैं। तो आपका सिलेक्शन का आधार जो है हिंदी इंग्लिश मैथ रहेगी। इसमें जीके में सब ठीक है, एवरेज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पेपर दे के आए। इसकी आज वाले टॉपिक में मैं पीडीएफ अभी टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम वही है जीके सुभाषचरण वाला। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, आराम से पेपर दे के आओ, सिलेक्शन और मिठाई ले गए। और इतनी मिठाई आनी चाहिए, इतनी कि भाई साहब मैं एक दुकान खोल सकूं, और आपके शहर की फेवरेट मिठाई आनी चाहिए। हाँ, ओके।